हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IGK फ्री क्लास। आज हम फिर ANC01 का एक नया वीडियो लाए हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। देखिए, इससे पहले हम 2 वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बताए हुए थे और क्वेश्चन नंबर 4 एक वीडियो में बताए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जो आपको 10 से 15 नंबर वो क्वेश्चन दिला सकता था। तो यदि वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से देखिए आज ANC01 का एक नया और नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। जो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला था सर क्वेश्चन नंबर 3 नहीं पता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। मोटापे को बढ़ाने वाले कारकों की चर्चा कीजिए और इस स्थिति की रोकथाम के लिए आप जो आहार संबंधी उपाय करेंगे उनकी सूची बनाइए। देखिए, मोटापे को बढ़ाने वाले कारक का आपको चर्चा करना है और उसको रोकथाम के लिए क्या आप कर सकते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपको 8 से 10 नंबर दिला सकता है, इसलिए ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को देखिए। आइए देखते हैं। देखिए, मोटापे को बढ़ाने वाले कारक कौन कौन से हैं। शरीर में ऊर्जा का असंतुलन ही मोटापे का कारण होता है। ऊर्जा असंतुलन से यहाँ हमारा तात्पर्य ऊर्जा अंतर्ग्रहण या ऊर्जा के व्यय में असंतुलन से है। मोटापे कई कारणों से होता है जो निम्नलिखित है। देखिए, ऊर्जा असंतुलन से आप क्या समझते हैं। जैसे हुआ कि कोई व्यक्ति ज़्यादा खा लेता है, ठीक है, तो वो कोई वर्क नहीं करता है, तो वहाँ क्या होता है, ऊर्जा तो उसको ज़्यादा मिल गया है और कोई वर्क नहीं करता है। देखिए, एनर्जी के बारे में आप एक पढ़े होंगे कि एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यानी आप एनर्जी को ना ही आप पैदा कर सकते हैं ना ही ख़त्म कर सकते हैं, इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वही माध्यम से यदि जब आप खाना खाते हैं तो आपको ऊर्जा मिलता है, तो यदि कोई वर्क करते हैं तो वो ऊर्जा आपके शरीर में स्टोर नहीं होता है। काम करने से ऊर्जा खत्म होता है, खत्म नहीं ट्रांसफ़र हो जाता है, सॉरी खत्म नहीं बोलना चाहिए, ट्रांसफ़र हो जाता है। जहाँ देखिए ट्रांसफ़र होना बंद हो जाता है तो वहाँ पे मोटापा बढ़ने का कारण होता है। देखिए आगे, मोटापे कई कारणों से होता है जो निम्नलिखित है। मोटापे का कौन कौन सा कारण है वो देखिए। देखिए, आवश्यकता से अधिक खाना, आपको पॉइंट में बताएंगे, ठीक है, कौन कौन सा कारण है, ठीक है, उसको ध्यान से देखिए। आवश्यकता से अधिक खाना, कुछ लोगों की यह आदत सी बन जाती है कि वे ज़रूरत से ज़्यादा वसात्मक चीज़ें खाना पसंद करते हैं, मतलब कि ऑयल वाला चीज़ ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। कुछ व्यक्तियों के ये आदत बन जाती है। जैसे वसात्मक मतलब क्या हुआ, जैसे मक्खन, केक, पेस्ट्री, जेली, वेफर और ऊर्जा से भरपूर वसात्मक पदार्थ खाना पसंद करते हैं। इसके वजह से भी मोटापा बढ़ने का खतरा बना रहता है। देखिए दूसरा, देखिए अल्प श्रमिक जीवन शैली। अल्प श्रमिक जीवन शैली क्या हुआ, शहरी क्षेत्रों में समृद्ध व्यक्तियों की जीवन शैली अल्प श्रमिक रहती है। वे अपना अधिकांश समय मानसिक कार्यों में लगाते हैं। मानसिक कार्य हुआ कि अपना दिमाग से कम करने वाला वो मानसिक कार्य है, वहाँ पे फिजिकल कार्य नहीं हो पाता है। देखिए, अल्प श्रमिक जो लोग शहर में रहते हैं और थोड़ा सा धनी होते हैं, वो लोग फिजिकल वर्क नहीं करना चाहते हैं, वो सिर्फ दिमाग से कोई कार्य करना चाहते हैं। देखिए आगे, तथा दौड़ भाग और चलने फिरने जैसे काम कम ही करते हैं। गृहिणियों मतलब हुआ कि जो घर में जैसे कोई है हस्बैंड, उसकी वाइफ, वो क्या करती है, वो भी शहर में रह के थोड़ी सी मोटी हो जाती है, तो उसका भी वजह है। गृहिणियों के आस काम आसान करने के लिए, मतलब वो अपना गृहिणियों जो है अपना काम आसान करने के लिए क्या करती है। देखिए आगे, वैक्यूम क्लीनर्स, मिक्सर्स
कपड़े धोने की मशीनें, वॉशिंग मशीन आदि बिजली के उपकरण उपलब्ध होते हैं, ऐसे लोग आहार के रूप में खाई गई कैलोरी का बहुत सारा अंश ही व्यय कर पाते हैं, जो आगे चलकर मोटापा का कारण बनता है। देखिए, गृहिणी जो है वैक्यूम क्लीनर, मिक्सर्स, कपड़े धोने की मशीन जो वॉशिंग मशीन होता है, इससे अपना काम कर लेती है, जिसके वजह से उनका जो ऊर्जा वो खाना खाता है, जो कैलोरी उनको प्राप्त होता है, वो अधिक व्यय नहीं हो पाता है, जो कि एक आगे चलकर एक मोटापा का कारण बनता है। देखिए आगे तीसरा देखिए, मनोवैज्ञानिक कारण। कुछ लोग घबराहट में उबने पर या फिर अकेलापन महसूस करने पर ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, जो मोटापा होने का कारण बन जाता है। मनोवैज्ञानिक, जो कुछ लोग जो है घबराहट में कुछ ज़्यादा ही खा लेते हैं, जिसके वजह से भी मोटापा बढ़ने का एक कारण होता है। आइए चौथा पॉइंट देखते हैं। देखिए, आनुवंशिकता का प्रभाव। देखिए, अक्सर ऐसा व्यवहारिक अनुभव बताता है कि मोटे माँ बाप के बच्चे भी मोटे ही होते हैं, परंतु अपवाद सभी जगह है। देखिए, कुछ ऐसा कहा जाता है जिनका पिताजी या माता मोटे हैं तो उनका पुत्र भी, संतान भी मोटा ही होगा, मगर कुछ जगहों पे ये अपवाद होता है। देखिए, मोटापे की रोकथाम के लिए आप जो कर सकते हैं। देखिए, मोटापे की रोकथाम के लिए आप क्या करिएगा। देखिए, मोटापे में आहार नियंत्रित करना परम आवश्यक है, अन्यथा इससे रोगी या ग्रसित व्यक्ति की मौत तक हो जाती है। अतः इसकी आहार व्यवस्था निम्न प्रकार की होनी चाहिए। तो कैसी होनी चाहिए? जो मोटा व्यक्ति है, पतला होना चाहता है, वो देखिए उपचार के सिद्धांत। पहला है, इस सिद्धांत के अंतर्गत मोटापे से ग्रसित व्यक्ति को तब तक शरीर का वजन कम करते रहना चाहिए जब तक कि शरीर मानक वजन तक ना पहुंच जाए। जो मतलब जिस एज का हो, उस जैसे जिसका लंबाई 5 फुट है तो उसका वजन 50 से 55 kg तक होना चाहिए। जिसका 5.5 फुट है तो उसका 55 से 65 के बीच में वजन होना चाहिए। ये मानक समय मानक मतलब एक रखा गया है। देखिए आगे, घटे हुए वजन को बनाए रखना चाहिए तथा हृदय और मधुमेह जैसी जटिलताओं या गंभीर स्थितियों की रोकथाम करनी चाहिए। ये दूसरा देखते हैं, अब क्या कर सकते हैं पतला होने के लिए। देखिए, पोषक तत्वों की आवश्यकताओं में बदलाव। मोटापे के समय ऊर्जा की आवश्यकताओं में बदलाव लाना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। व्यक्ति विशेष को आवश्यकताओं को मद्देनज़र रखते हुए उनके दैनिक आहार से ऊर्जा में 1000 से 1200 कैलोरी तक की कमी की जा सकती है, परंतु यह याद रखना चाहिए कि बदलाव की अपने आप नहीं करना चाहिए। इसके लिए किसी आहार विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। देखिए आगे देखिए, आहार में प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ अवश्य सम्मिलित करने चाहिए। संतृप्त वसा तथा कोलेस्ट्रॉल से भरपूर खाद्य पदार्थ से बचना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। देखिए, तीसरा पॉइंट है आहार व्यवस्था में परिवर्तन। एक मोटे व्यक्ति द्वारा खाद्य पदार्थों की कुल अंतर्ग्रहित मात्रा पर नियंत्रण करने के लिए प्रत्येक आहार में खाद्य पदार्थों की सूची बनानी चाहिए। आहारों के बीच के समय में खाए जाने वाले पदार्थ बिस्कुट, नमकीन, मिठाई, टॉफ़ी या चॉकलेट इत्यादि को नहीं भूलना चाहिए। मोटे व्यक्ति को घी, तेल, मक्खन आदि वसात्मक चीज़ों को खाने से परहेज रखना चाहिए। साथ ही काजू, अखरोट, मूंगफली आदि वसात्मक सूखे मेवे से भी परहेज रखना आवश्यक है। पत्तेदार सब्जियां, रेशेदार फल, साबुत दालें, साबुत अनाज अवश्य लेने चाहिए। देखिए, इन सब के अतिरिक्त मोटे व्यक्ति को शारीरिक व्यायाम अवश्य करना चाहिए, साथ ही मानसिक तौर पर सहयोग भी प्रदान करना चाहिए। देखिए,
देख लिए मोटे व्यक्ति मतलब मोटापा का होने का कारण तथा उसका उपचार आप किस तरह से कर सकते हैं। ये प्रश्न जो है आपको 8 से 10 नंबर में पूछा जा सकता है। यदि आ गया आपके एग्ज़ाम में तो आप इसको बना लीजिएगा। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन जो हम आपको बताए हुए थे, व्यक्ति की आय की सीमा के अंदर खाद्य पर व्यय की योजना बनाने में खाद्य बजट की भूमिका का वर्णन कीजिए। देखिए इसमें आपको इस क्वेश्चन में आपको खाद्य बजट समझा दिए थे और किस तरह से आप खाद्य बजट कर सकते हैं आपका जो आय है उसके अनुसार। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको 8 से 10 नंबर में तो हो ही सकता है, प्लस 5 नंबर रख लीजिए कि और इसमें पूछा मतलब बन सकता था आपका, यदि पूछ लेता है खाद्य बजट किसे कहते हैं, आप इन प्रश्न को देख के वो लिख सकते हैं। देखिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लिए थे, आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि 80% स्टूडेंट वीडियो देख के चला जाता है, वो सब्सक्राइब नहीं करता है। तो प्लीज़ उन लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब कर दें चैनल को और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, घर पर भोजन बनाते समय पोषक तत्वों की क्षति होने से रोकने के लिए जो कुछ साधारण सावधानियां बरती जा सकती है उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको 6 से 10 नंबर में पूछा जा सकता है, 6 से 10 नंबर का हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए आपके एग्ज़ाम में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए घर में जो भोजन बनाते हैं तो उसका जो क्षति होता है, क्या क्षति होता है, पोषक तत्व का, तो आपको उसको एक साधारण नियम से उसको कैसे रोक सकते हैं। जैसे आप आलू, एक मोटा मोटी समझिए कि आप आलू खाते हैं, ठीक है, आलू का सब्जी, तो उसको क्या करना चाहिए कि आलू काटने से पहले उसको धो लेना चाहिए। आलू काटने के बाद धोने से उसका पोषक तत्व नष्ट हो जाता है, तो काटने से पहले धो लेना चाहिए। एक साधारण तरह से आप सावधानी बरत सकते हैं पोषक तत्व को नष्ट होने से। आइए इसको विस्तार से जानते हैं। देखिए घर पर भोजन बनाते समय पोषक तत्वों की क्षति होने से रोकने के लिए निम्नलिखित सावधानियां कर सकते हैं। देखिए फसल काटने से लेकर खाद्य पदार्थों के खाने तक की प्रक्रिया चरण में भोजन के पोषक तत्वों का क्षति हो सकता है, अतः भोजन पकाते समय पोषक तत्वों की कमी को कम करने के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन करना चाहिए। देखिए क्या क्या आप पालन कर सकते हैं भोजन का जो क्षति होता है पोषक तत्व का। देखिए सबसे पहले सब्जियों को काटने से पहले धो लेना चाहिए, जिसमें आलू हुआ, आलू को काटने से पहले धो लेना चाहिए। देखिए दूसरा क्या है, फिर सब्जियों को कम आंच पर पकाए तथा पकाते समय उन्हें ढककर रखना चाहिए, इससे भी पोषक तत्व का क्षति होने से बचता है। तीसरा देखिए चावल को उतने ही पानी में पकाएं जितने पानी की आवश्यकता है, आवश्यकता से अधिक पानी का प्रयोग न करें जिसे फेंकने की आवश्यकता पड़े। आइए आगे देखते हैं। देखिए सब्जियों को ज़रूरत से ज़्यादा न पकाए, जितना में सब्जी सीज जाता है, पक जाता है, उतना ही पकाए, इन्हें ऐसा नहीं कि ज़्यादा पका लेना चाहिए। देखिए पाँचवा है सलाद में अम्लीय पदार्थों का प्रयोग जैसे नींबू का रस, टमाटर, सिरका या दही का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये पदार्थ विटामिन सी के मूल्य को बनाए रखने में सहायता होते हैं। देखिए यहाँ देखिए विटामिन सी जो है आपसे हो सकता है पूछ लिया जाए किसी क्वेश्चन में कि फ्रेश फूड किसे कहते हैं, तो देखिए फ्रेश फूड जो है विटामिन सी को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है, ये एकदम फ्री करके रखता है हमारे शरीर को। जो हमारे शरीर में स्टोर नहीं रहता है वो विटामिन सी है, और विटामिन सी को ही फ्रेश फूड कहा जाता है। हो सकता है यदि खाली स्थान में ये पूछ लिया जाए फ्रेश फूड कौन सा विटामिन होता है, तो आप ऑप्शन नंबर विटामिन सी मारिएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते। देखिए इसी में से एक क्वेश्चन और बनता था
देखिए, भोजन के अपव्यय को रोकने के लिए कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। जो भोजन जो बर्बाद होता है उनको रोकने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, भोजन के अपव्यय को रोकने के लिए हमें निम्नलिखित बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। जैसे है, आहार आयोजन करते समय बचे हुए भोजन को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। मतलब जितना उपयोग हो आपके परिवार के लिए उतना ही बनाना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा बना लिए उसे फेंकना पड़े। दूसरा है, बचे हुए भोजन का जितनी जल्दी हो सके प्रयोग कर लेना चाहिए। यदि बच जाता है भोजन तो उसका जल्दी से जल्दी उपयोग कर लेना चाहिए। तीसरा है, अपने संग्रहण कक्ष का प्रत्येक सप्ताह निरीक्षण करना चाहिए। जहां आप खाना बनाने वाला सामान रखते हैं वहां पे सप्ताह में एक दिन उसका मतलब साफ़ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि जब खाद्य पदार्थ खरीदें तो उसकी उचित एवं आवश्यक मात्रा ही खरीदनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ढेर सारा खरीद लिए जो कि बाद में मतलब ख़राब हो जाए वो सामान। देखिए, पाँचवां, दिन के अंत में अगले दिन के लिए आहार योजना का पुनरावलोकन करना चाहिए। मतलब कि आज खाना ख़त्म हो गया तो कल के लिए आज ही सोच लेना है कि कल क्या बनाना है। ठीक है, जिससे भोजन का बर्बादी होने से बचता है ये सब फॉलो करके। ठीक है, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको हम ये क्वेश्चन बताएंगे। देख लीजिए, मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति के आहार में जो आहार संबंधी बदलाव किए जाने चाहिए उनकी जानकारी दीजिए। जिसको डायबिटीज़ होता है तो उनको मतलब वो पीड़ित है जो डायबिटीज पेशेंट्स है तो उनको कौन सा आहार देना चाहिए जिससे वो थोड़ा सा उनका बदलाव करना चाहिए, जिनसे उन्हें स्वस्थ रहने का एक मतलब एम मिलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो आपको आज 7 से 10 नंबर में पूछा जा सकता है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो जो डालेंगे उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जुड़िए। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।